स्वागत है आप सभी का चेतव्य क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सही होंगे, अच्छे होंगे और इस ठंड में अपने अपने घर में होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ टॉपिक के साथ कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पीछे की समरी को थोड़ा याद करें कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता का आखिर कैसे वहाँ की सभ्यता का समाज था, क्या आर्थिक जीवन था वहाँ पे, किस तरीके का वहाँ पे वाणिज्य होता था। तो वाणिज्य में हम देखते हैं कि उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय यानी कि बाहरी देशों से भी व्यापार किया जाता था और अपने प्रांतों में एक जगह से दूसरे जगह के लिए भी व्यापार किया जाता था। इसका साक्ष्य हम देखते हैं कि कैसे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जोड़ने के लिए एक रास्ता बनाया गया था जो लगभग 483 किलोमीटर जो एक दूसरे से दूर पे स्थित था, फिर भी इन दोनों को जोड़ा गया था। अब हम इसके विनाश के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। कई सारे विद्वानों का कहना है कि सिंधु सभ्यता का विनाश बहुत तेज बारिश होने के कारण उस सभ्यता में बाढ़ आई और इस बाढ़ ने सभी कुछ को दहा के लेके चले गया, मतलब सारा खत्म हो गया। लेकिन कई सारे विद्वानों का अलग अलग मानना है। इसी में हम पढ़ते हैं एक विद्वान व्हीलर के शब्दों में। व्हीलर ने कहा है कि 1500 ईसा पूर्व आर्य लोग सिंधु सभ्यता पे यानी हड़प्पा सभ्यता पे आक्रमण किया और यहाँ आक्रमण के दरमियान उन्होंने यहाँ के जितने भी निवासी थे, आसपास के लोग थे, सभी को मार डाला और इस नगरीय सभ्यता को समाप्त किया और सभ्यता को जला तला के ख़त्म कर दिया गया। वहीं पे प्रोफेसर एक कैनेडी है, के.यू. कैनेडी, इनका मानना है कि उस समय जो है महामारी जैसे कि मलेरिया या महामारी जैसी प्राकृतिक आपदा उत्पन्न हुई जो कि पूरे क्षेत्र में ये काफ़ी व्यापक तौर पे फैल गया, जिसके कारण से काफ़ी लोग मारे गए और धीरे धीरे करके सब मर गया। इस कारण से सभ्यता का अंत हुआ। वहीं हम एम.आर. साहनी को जब देखते हैं तो एम.आर. साहनी कहते हैं कि जल प्लवन यानी कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का समाप्त हुआ। लेकिन इन सभी के तौर पे हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो मान्य माना जाता रहा है बीबी लाल का वक्तव्य को ज़्यादा मान दिया गया है। हमारे भारतीय इतिहास में कई सारे इतिहासकार बीबी लाल के वक्तव्य को कथन को ज़्यादा सही माना है। इनके अनुसार क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन हुआ, प्रदूषित वातावरण हुआ, वातावरण धीरे धीरे करके प्रदूषित होते जा रहा था, व्यापार का बहुत ज़्यादा तौर पे विनाश हुआ, गिरावट आ गया। फलस्वरूप इसके कारण से ही क्या हो गया, सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया और इस नगरी सभ्यता का अंत हुआ। अब नगरी सभ्यता तो हम आपको बता दिए थे नगरीकरण क्यों होता था, लेकिन इसके अलावा हम एक और चीज़ टॉपिक देखेंगे आज सिंधु सभ्यता में कि आखिर सिंधु सभ्यता की वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी इसमें क्या थी। इस तौर पे हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की अगर लिपि की बात करें तो हमने बताया था कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। अब भाव चित्रात्मक क्या होती थी ये भी बता दिया था कि उस लिपि को दाईं ओर से इधर से लिखा जाता था और जैसे ही एक लाइन कंप्लीट होता था एक रो, फिर इसको इस तरीके से इधर से लिखा जाता था, फिर ये कंप्लीट हुआ इधर से, ये कंप्लीट हुआ इधर, जस्ट लाइक इस तरीके से ये चलता था, यानी कि इधर से आया ऐसे से करके लिखा जाता था। ज़्यादातर विद्वान इसको पढ़ने में असफल हुए, लेकिन धीरे धीरे करके इसे पढ़ने में हम देखते हैं कि कामयाबी मिली। जेम्स प्रिंसेप जिन्होंने इसे पढ़ा था। उसके बाद आगे देखते हैं हम सिंधु सभ्यता की एक नगर नियोजन सभ्यता थी, यानी कि एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से सोचा समझ के बसाया हुआ शहर। जैसे कि हम मोहनजोदड़ो को देखते हैं, खास बात मोहनजोदड़ो में कि कैसे देखते हैं कि सड़क के किनारे महल बसाया गया, फिर रोड, फिर महल, यानी कि एक अच्छे तरीके से लग रहा है कि इस नगर को एक सुदृढ़ तरीके से बसाया गया है। वहाँ पे हम लोग नाली का देखते हैं, साक्ष्य कितना सुंदर सा मिलता है कि रोड के किनारे नाली है। फिर बहुत बड़ा स्नानागार देखते हैं और उसमें भी अन्नागार का भी साक्ष्य मिलता है।
जो कि आपदाओं के समय बचाने में बहुत काफ़ी राहत करती थी। अब इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि क्या यहाँ चिकित्सा व्यवस्था थी। चिकित्सा व्यवस्था का भी प्रमाण मिला है, कई जगहों से शिलाजीत का प्रमाण मिला है जो कि ये बताता है कि उस समय बल बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। और कई जगह पे मानव कपाल खोपड़ी का भी देखा गया कि जिसमें खोपड़ी में बहुत ज़्यादा बीमार टाइप में देखा गया। तो इन सभी प्रमाणों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता एक बहुत ही नगरीकरण सभ्यता थी। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं नापतौल के बारे में भी जानते हैं कि नापतौल की बहुत ही अच्छी प्रणाली वहाँ देखने को मिली है, जैसे कि 1, 2, 6, 12, 64, 16, इन सभी 64 नहीं शायद 16 तक की नाप प्रणाली मिली है। इनमें भी हम देखते हैं कि रुपये का जो अनावरण किया जाता था, यानी कि रुपये का जो मूल्यांकन किया जाता था, 16 आने बराबर 1 रुपया का मान रखा गया है। हम लोग बचपन में पढ़े हैं 16 आने ये साइन आप मत समझिएगा कि उस समय थी। 16 आने बराबर 1 रुपया का वैल्यू दिया जाता था। अब इन सभी बातों से पता चलता है कि शायद मुद्रा व्यवस्था भी थी, यानी कि वस्तु विनिमय भी हम लोग मुद्रा के थ्रू देखने को मिलता है, इससे किया जाता था। और नाप की भी इकाई देखी गई थी, जैसे कि जमीनों की नाप के लिए एक बड़ा सा लग्गा का साक्ष्य मिला है। तो इन सभी बातों से हमें यही समझ में आती है कि जब भारत, जिसकी वास्को डी गामा उस समय खोज भी नहीं किया था, उससे पहले भी भारत में नगरीकरण सभ्यता, जो कि कई सारे देशों में, जो ब्रिटेन है, रूस है, चाइना है, इन सभी में आप देखिए, इन सभी से सुदृढ़ हमारा सभ्यता जो सिंधु सभ्यता था हमारे भारत की, एक ही बहुत ही सोची समझी एक अच्छी सभ्यता मानी जाती है। तो आप लोग इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि ना भी ले इसे एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादातर याद रह जाता है। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।